आज नोटबंदी को पूरे 2 साल हो गए हैं। 8 नवंबर 2016 यानी कि आज के ही दिन नोटबंदी हुई थी, यानी कि आज नोटबंदी की सालगिरह है। मोदी सरकार ने काले धन पर लगाम लगाने के लिए ये पहल की थी, लेकिन विपक्ष ने मोदी सरकार के इस कदम पर खूब हमला किया। आज फिर से विपक्षी पार्टियां नोटबंदी पर बीजेपी पर आक्रामक नजर आई। करेंगे बात विस्तार से, लेकिन पहले नजर डालेंगे 15 बड़ी खबरों पर। तो 2 साल पहले आज ही के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी का ऐलान किया था। 8 नवंबर 2016 की शाम उन्होंने ये कहकर देश दुनिया को चौंका दिया था कि चलन में रहे 500 और 1000 रुपए के नोट रात 12 बजे से अवैध हो जाएंगे। पीएम की इस घोषणा से हर तरफ अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन जाने कहां कहां कैसा असर रहा नोटबंदी का, देखिए इस रिपोर्ट में। नोटबंदी के 2 साल, कहां कहां कैसे असर। पीएम की घोषणा से मची थी अफरा तफरी। नोटबंदी से क्या कुछ बदला। तेज रफ्तार से बढ़ता डिजिटल ट्रांजैक्शन। नोटबंदी का दिन एक ऐतिहासिक दिन था, ये कहा जा सकता है, क्योंकि 8 नवंबर की रात को एक फैसले ने लोगों की नींद उड़ा दी थी और हर तरफ हाहाकार मच गया। बयानबाजी का दौर ऐसा शुरू हुआ कि नोटबंदी के 2 साल को विपक्ष बरसी कहता नजर आया। पीएम की इस घोषणा से हर ओर अफरा तफरी मच गई थी। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई ने 500 रुपए के नोट एक सर्कुलेशन में लाए, लेकिन 1000 रुपए के नोट को पूरी तरह बंद कर दिया गया और 2000 रुपए का नया नोट चलन में आ गया। नोटबंदी के इन 2 सालों में इसकी सफलता और असफलता को लेकर तमाम तरह की चर्चाएं हुई और हो रही हैं। चलिए आपको बताते हैं कि क्या हुआ नोटबंदी के दौरान। 99.3% पुराने नोट वापस। अवैध घोषित 15.44 लाख करोड़ रुपए में से 15.31 लाख करोड़ रुपए बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए। आरबीआई के मुताबिक 1000 रुपए के 8.9 करोड़ नोट यानी 1.3% नोट बैंकिंग सिस्टम में नहीं लौटे। छपाई एवं अन्य मदों पर खर्च बढ़ा। आरबीआई ने नोटबंदी के बाद 500 रुपए और 2000 रुपए के नए नोट छापने पर 7,965 करोड़ रुपए खर्च किए। प्रिंटिंग और दूसरी लागत में वृद्धि का असर आरबीआई द्वारा सरकार को दिए जाने वाले लाभांश पर पड़ा। वित्त वर्ष 2017-18 में 500 और 1000 रुपए के 2700 करोड़ पुराने नोट नष्ट हुए। पिछले वर्ष इनकी संख्या 1200 करोड़ थी। सर्कुलेशन में नए नोट। मार्च 2018 के आखिर तक मूल्य के लिहाज से सर्कुलेशन में 37.7% नोट बढ़कर 18.03 लाख करोड़ रुपए हो गए। जाली नोटों का आंकड़ा। आरबीआई डेटा के मुताबिक 2017-18 के दौरान बैंकिंग सिस्टम में 5,22,783 जाली नोटों का पता चला। तेज रफ्तार से बढ़ता डिजिटल ट्रांजैक्शन। नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन में बेहद तेज वृद्धि हुई। आंकड़े बताते हैं कि 18 अक्टूबर 2018 तक भीम ऐप से 8,206.37 करोड़ रुपए मूल्य के कुल 18,27,000 ट्रांजैक्शन हुए। यूपीआई का जलवा। गौरतलब है कि एनपीसीआई का अपना अलग पेमेंट मोड है, जिसे यूपीआई के नाम से जाना जाता है। अगस्त महीने में 31 करोड़ 20 लाख बार इस पेमेंट मोड के इस्तेमाल से 5 अरब 42 करोड़ 10 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन हुआ था। यानी इसकी लोकप्रियता बेहद तेज रफ्तार से बढ़ रही है। गौरतलब है कि मोदी सरकार ने 8 नवंबर 2016 को 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था। 8 नवंबर की रात से ये पुराने नोट बंद हो गए थे। नोटबंदी के बाद से ही लगातार आरबीआई नोटों की गिनती करने में लगी हुई थी। नोटबंदी को लेकर विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रहा है।
मोदी सरकार ने काले धन पर वार करने के लिए नोटबंदी की घोषणा की थी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज। देश में नोटबंदी के 2 साल हो गए हैं, तो वहीं नोटबंदी को लेकर बाजार में 2 तरीके की राय है। कुछ व्यापारियों का कहना है कि नोटबंदी से व्यापार ठप हो गया, तो वहीं कुछ लोगों का मत है कि नोटबंदी से उन पर ज्यादा असर पड़ा है जो लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे थे। लेकिन यह भी सच है कि नोटबंदी के बाद बाजार में आए उतार चढ़ाव में बेरोजगारी बढ़ गई है। देश में नोटबंदी हुए 2 साल पूरे हुए, लेकिन आज भी मीडिया और राजनीतिक दलों में इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि आखिर नोटबंदी से किसको फायदा मिला। ये बात भी अलग है कि हर कोई नोटबंदी को अपने अपने चश्मे से देख रहा है, जिसमें जिसको अपना मकसद आसानी से साफ दिखाई दे रहा हो। दिल्ली की मार्केट की रैंकिंग में पहले पायदान पर रहने वाली खान मार्केट एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव मेहरा का कहना है कि त्योहारों के सीजन में भी मार्केट में ग्राहक नहीं है। में ये बात सही है कि कैश क्रंच है, कैश लोगों के पास इतना है नहीं। कैश से क्रंच आने से हमारी इकोनॉमी जो है अब सरकार के हिसाब से स्टेबलाइज हुई है, बट अगर आप व्यापारी के हिसाब से सोचे तो वो डिस्टेबलाइज्ड है हमारे हिसाब से, क्योंकि हमारे व्यापार खत्म हो गए हैं, हमारे व्यापार में कमी आ गई है। खान मार्केट को अगर छोड़ दें साइड पे, अगर क्योंकि खान मार्केट में तो देखिए पहले भी कार्ड का प्रचलन था बहुत ज़्यादा, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट बहुत आती थी। तो हमारे यहाँ पे अगर खान मार्केट को छोड़ें तो हम अगर जनरल बात करें तो मेरे हिसाब से लोगों को काफी इस समय क्रंच है बिजनेस के अंदर। सरकार की ओर से नोटबंदी को सही ठहराने के लिए कई तर्क दिए गए, जैसे देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था के लिए नकली नोट जिम्मेदार हैं, आतंकियों की हो रही फंडिंग को रोकना, कुछ खास लोगों की तिजोरी में छिपे काले धन को बाहर निकालना। पर जहां तक सवाल नकली नोटों के चलन का है, तो इस पर व्यापारियों का कहना है कि 2 साल के मुकाबले इस वक्त बाजार में नकली नोट ना के बराबर हैं। इकोनॉमी में खराब करने में बहुत ज्यादा था, ये बात में कोई दो राय नहीं है कि वो इस समय नकली नोट आ रहा है, बट बहुत मतलब मिनिमल कह सकते हैं आप, वो हो गया है। और अभी क्योंकि 2 साल ही हुए हैं नए नोटों को आए हुए, इस करके ये कहना कि अभी इसका कोई बहुत लंबा असर बाद में पता लगेगा, बट आज की डेट में उसका इस्तेमाल मिनिमल है। और उनका अब जो शहरों में तो कम से कम मैं कह सकता हूँ, मुझे गांव का नहीं पता, या दूसरी जगहों पे छोटी जगहों पे नहीं पता, शायद हो सकता है वहाँ प्रचलन उनका ज्यादा हो। नोटबंदी के असर से ऐसा कोई भी नहीं था जो अछूता रहा हो। तो बात अलग है कि दिल्ली में इसका कोई असर देखने को नहीं मिला, जो दूर दराज के इलाकों में देखने को मिला था कि नोटबंदी की आस में लोग भूखे प्यासे हजारों की संख्या में कई किलोमीटर चल दिल्ली पहुंचने के बाद भी नोट नहीं बदलवा सके थे। अनिल कुमार सिंह, टोटल न्यूज, दिल्ली। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। नोटबंदी के 2 साल के बाद विपक्ष सरकार को घेर रहा है, तो वहीं अर्थशास्त्री भी नोटबंदी को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। अर्थशास्त्री नोटबंदी को सरकार का सफल फैसला नहीं मान रहे हैं। अर्थशास्त्री नोटबंदी के उद्देश्यों पर भी सवाल उठा रहे हैं। नोटबंदी के 2 साल होने पर अर्थशास्त्री प्रोफेसर ललन प्रसाद से बात की हमारे संवाददाता वनस सिंह ने। के 2 साल पर किस तरह की अर्थव्यवस्था है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अर्थशास्त्री डॉक्टर ललन प्रसाद जी हैं। सर, क्योंकि नोटबंदी के 2 साल हो चुके हैं, आज ही के दिन नोटबंदी घोषणा की थी प्रधानमंत्री जी ने, क्या लगता है सबसे पहले कि क्या आपको लगता है कि क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव रिस्पॉन्स देखने को मिले इसमें? देखिए, मैं ये कहूंगा कि ये आंशिक रूप से सफल हुआ सरकार का प्रयास। जब ये नोटबंदी की गई थी तो इसका ऑब्जेक्ट ये था कि एक तो जो कश्मीर में प्रॉब्लम हो गई थी, बाहर से बहुत सारा पैसा आ रहा था और टेररिस्ट कोई फंडिंग में जो पैसा जा रहा था, तो नोटबंदी का एक इमीडिएट इम्पैक्ट तो ये हुआ था कि बाहर से जो फंडिंग हुई थी वो रुक गई और कुछ दिनों तक कश्मीर में शांति थी। दूसरा, नोटबंदी का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये था कि ब्लैक मनी को कर्ब किया जाए, और उसके लिए सरकार ने जो स्टेप उठाए उसमें सरकार को कोई बहुत ज्यादा सफलता तो नहीं मिली, लेकिन कम से कम ये हुआ कि जो पैसा विदेशों में लोगों ने पहले जमा कर रखा था, धीरे धीरे उसकी पहचान सरकार ने करना शुरू किया और लोगों को डिक्लेयर करने के लिए सरकार मजबूर करना करती रही है, और उसमें कुछ सफलता भी इनको मिली, लेकिन कोई बहुत बड़ी सफलता अभी तक इस मामले में नहीं मिल पाई। क्योंकि सर, आज के माहौल को देखा जाए, सरकार कह रही थी कैशलेस सुविधा करेंगे, डिजिटलाइज करेंगे, लेकिन आज 2 साल बाद आज तक सब उसी तरह का चल रहा है जैसे पहले चलता था। नहीं, ये
बिल्कुल इस तरह तो नहीं चल रहा है। देखिए, जो पेटीएम और इस तरह के जो रुपी कार्ड और इस तरह की चीजें मार्केट में आ गई हैं, और बहुत बड़े पेमेंट अब कैश में न होकर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, इन सब कार्डों के माध्यम से होने लगा। डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस तो इंडिया में शुरू हो गया, लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है, और अगर ये सोचा जाए कि बहुत थोड़े समय के अंदर सब कुछ कैशलेस हो जाएगा तो नहीं होगा। जो सरकार ने कोशिश किया और जिस तरह से इस तरह का प्रोपेगेंडा किया गया कि बहुत तेजी से डिजिटलाइजेशन हो जाएगा और कैश ट्रांजैक्शन कम हो जाएंगे, वैसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसका इम्पैक्ट तो हुआ है, और लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट, जैसे यूरोप और अमेरिका और तमाम देशों में कहीं भी आप जाएं तो ज्यादातर पेमेंट कैशलेस होता है, कार्ड के थ्रू होता है या बैंकिंग व्यवस्था के थ्रू होता है। देखिए, एक जो बहुत बड़ी ऑब्जेक्टिव नोटबंदी की ये थी कि इकॉनमी को फॉर्मल बनाया जाए। ज्यादातर ट्रांजैक्शन हमारी इकॉनमी में, इंडियन इकॉनमी में इनफॉर्मली होता था। हिसाब किताब नहीं रखा, कोई टैक्स नहीं दिया और ब्लैक मनी इकट्ठा किया, फिर उससे प्रॉपर्टी बना लिए और दुनिया भर की चीजें लोग करते रहे। अब वो सिस्टम सरकार धीरे धीरे बंद कर रही है, जिसमें कि लोगों को, सभी व्यापारियों को अपना हिसाब किताब रखना जरूरी पड़ गया है। अब ये जीएसटी आ जाने से और जो फॉर्मल सेक्टर में जो स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए हैं, उसकी वजह से अब आप देखें कि टैक्स कलेक्शन डबल हो गया लगभग। जो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स डबल हो गए। जो एक बड़ी बात है कि 3-4 साल के अंदर नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर्स और नंबर ऑफ ये जीएसटी पेयर्स या सेल टैक्स पेयर जो भी आपके हैं, इनका नंबर बहुत बढ़ गया है। इसका मतलब बहुत सारे व्यापारी फॉर्मल सेक्टर में आ गए हैं। सरकार कह रही है कि रोजगार भी बढ़ा है। आपको लगता है कि ये रोजगार बढ़ा है इससे? नहीं, रोजगार इससे नहीं बढ़ा, बल्कि कम हुआ। मैं आपसे बताऊं कि जो इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट हुआ है वो छोटे व्यापारियों पर हुआ है, छोटे उद्योगों पर हुआ है और मार्जिनल किसानों पर हुआ है। ये जो 3 वर्ग हमारा जो सबसे नीचे का वर्ग है इनकम की दृष्टि से, उनको इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। अब देखिए, किसानों की आमदनी, जो छोटे किसान थे उनकी कोई आमदनी में वृद्धि नहीं और उनके खर्चे बढ़ गए। जो छोटे व्यापारी थे और उनका टैक्स का बर्डन बढ़ गया और कैश की कमी हो गई बाजार में। सबसे बड़ी जो कमी, जो सबसे बड़ी दिक्कत व्यापारियों को हुई डिमोनेटाइजेशन के बाद, वो था कैश में कमी हो जाना, बाजार में लिक्विडिटी कम हो गई और उसकी वजह से सारा व्यापार कम हो गया। सर, अर्थव्यवस्था की बात करूं तो जीडीपी का क्या प्रभाव पड़ा इस पे? नहीं, जीडीपी तो इससे कोई बहुत ज्यादा अफेक्टेड नहीं हुआ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय जीडीपी के मामले में हम दुनिया में सबसे आगे थे। तो 2 साल के अंदर कोई ऐसा, शुरू में जब ये नोटबंदी हुई तो थोड़ा सा जीडीपी पर असर पड़ा था, लगभग 1 साल के करीब 1.25 साल इस पर इसका इम्पैक्ट था, लेकिन वो इम्पैक्ट तो खत्म हो गया। तो उस लिहाज से तो सरकार ये क्लेम करती है कि नहीं जीडीपी इससे बढ़ेगा, तो उनका क्लेम कुछ हद तक ठीक भी है। वो इसलिए कि फॉर्मल सेक्टर मजबूत हुआ है, टैक्सेशन का बेस बढ़ा है और ब्लैक मनी भी धीरे धीरे कंट्रोल में आ रही है। लेकिन अभी एक तो करप्शन बहुत बड़ा इशू इस देश में है, वो नहीं कम हो रहा है, और ब्लैक मनी का साइज इतना बड़ा है जो देश के अंदर भी है और बाहर भी है। देश का पैसा जो बाहर पड़ा हुआ है और अंदर जो पैसे पड़े हैं, जो अकाउंट फॉर अभी नहीं हुए, वो भी बहुत बड़ी है। और देखिए, जो नोटबंदी हुई तो उसका एक इम्पैक्ट ये हुआ कि सारा का सारा अमाउंट जो रिजर्व बैंक ने विड्रॉ किया वो फिर कैश इकोनॉमिक सिस्टम में आ गया, सारे के सारे नोट आ गए वापस। तो इसको लेकर जो हंगामा आज मचा हुआ है, जो मनमोहन सिंह ने भी और सब लोग कह रहे हैं कि नोटबंदी असफल हो गई, क्योंकि सारे नोट तो बाहर आ गए, सारे नोट तो बैंकिंग सिस्टम में आ गए, फिर कहाँ ब्लैक मनी था। सर, तो एक सवाल की असंगठित क्षेत्र की आपने भी बात की, तो क्या लगता है कि असंगठित क्षेत्र इन 2 सालों में उभर पाया है? नहीं उभर पाया है। असंगठित क्षेत्र को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और देखिए, बहुत सारे छोटे छोटे व्यापारी तो कारोबार बंद कर चुके हैं और बहुत से लोग जो कारोबार में हैं उनको भी कैश क्रंच है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो जीएसटी लागू की नोटबंदी के बाद, उसका प्रोसीजर इन्होंने बहुत कड़ा कर दिया और जो आम व्यापारी हैं उनको महीनों लग गए खाली समझने में कि फॉर्म कैसे भरे जाएंगे और किस तरह से अकाउंट पार किया जाएगा। और उसमें जो आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, इन लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए और बेचारे गरीब जो छोटे छोटे व्यापारी थे, जिनको कोई ढंग नहीं था, जिनके पास कंप्यूटर तक नहीं थे, जो जानते भी नहीं थे कैसे काम करना, इन्होंने सारा कुछ कंप्यूटराइज कर दिया और इन वन गो सरकार चाहती सब कुछ हो जाए। इसी की वजह से ये फेल हुआ है। और जो आज छोटे व्यापारियों को तकलीफ हो रही है, छोटे उद्योगपतियों को और किसानों को जो परेशानी हुई है, इसीलिए कि सरकार ने बहुत जल्दबाजी की इसको लागू करने में और इसके प्रोसेस में लाने में।
तो जानकारों के मुताबिक जो सरकार का नोटबंदी का फैसला था, उसमें कई मामलों में तो सरकार को कामयाबी मिली है, लेकिन क्योंकि जल्दबाजी में बताया जा रहा है कि फैसला लिया गया था, इसलिए कई क्षेत्रों में कई लोगों को इससे नुकसान भी उठाना पड़ा है। कैमरामैन विद्याधर बारिक के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज, नोएडा। तो नोटबंदी के 2 साल के बाद जहां राजनीतिक दल बयानबाजी कर रहे हैं, तो वहीं अर्थशास्त्री भी नोटबंदी को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। जिन उद्देश्यों को लेकर सरकार ने नोटबंदी को जरूरी कदम बताया था, अर्थशास्त्री उन उद्देश्यों पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। नोटबंदी के 2 साल होने पर अर्थशास्त्री अरुण कुमार से बात की संवाददाता विनय सिंह ने। सरकार के नोटबंदी के फैसले को 2 साल पूरे हो चुके हैं और इस नोटबंदी के फैसले का अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ा और उद्योग धंधों पर क्या असर पड़ा, इसके पर बात करने के लिए मेरे साथ अर्थशास्त्री अरुण कुमार जी हैं। सर, नोटबंदी के फैसले को सरकार के 2 साल पूरे हो गए हैं। सबसे पहले जानना चाहूंगा नेगेटिव रिस्पांस और पॉजिटिव रिस्पांस क्या रहे इसके? देखिए, सरकार ने 3 चीजें बताई थी कि ये हम काले धन की अर्थव्यवस्था को खत्म कर देंगे इससे, और जो टेररिज्म है उसको खत्म कर देंगे, और जो काउंटरफीट करेंसी है उसको खत्म कर देंगे, है ना। तो वो तो तीनों कुछ हुआ नहीं, है ना। फिर सरकार ने अपना जैसे कहते हैं गोल पोस्ट बदल दिया कि हम इससे डिजिटाइजेशन कर देंगे या कैशलेस इकोनॉमी कर देंगे, है ना। वो भी पूरी तरह से कुछ हुआ नहीं है। फिर सरकार ने कहा था कि इससे अब ज्यादा लोग टैक्स फाइल करेंगे, है ना। वहां पे ज्यादा लोगों ने टैक्स फाइल किया, लेकिन उतना टैक्स कलेक्शन नहीं बढ़ा जितना कि सरकार सोचती थी। कि काले धन की अर्थव्यवस्था तो बहुत बड़ी है, वो इस समय जीडीपी का 60% है। तो अगर 60% होती तो मतलब लाखों करोड़ एक्स्ट्रा टैक्स आ सकता था। तो उतना कोई अभी फर्क पड़ा नहीं है। और जो फर्क पड़ा भी है वो इसलिए पड़ा क्योंकि 7th पे कमीशन आ गया, तो उससे ज्यादा लोग सैलरी अर्नर हैं, अब उनकी तनख्वाह बढ़ गई तो वो अब ज्यादा टैक्स नेट में आ गए हैं। तो मेरा मानना है कि जो फायदा हुआ वो कोई खास अभी इसमें हुआ नहीं, कोई नुकसान बहुत हुआ। पॉजिटिव पॉइंट कोई भी नजर आया आपको इस नोटबंदी? मतलब देखिए, ऐसा है कि कैशलेस इकोनॉमी तो अभी हो नहीं सकती, पर लेस कैश इकोनॉमी यानी कि लोग ज्यादा डिजिटाइजेशन वगैरह इस्तेमाल करें, उसकी तरफ अर्थव्यवस्था बढ़ रही थी और वो नोटबंदी के बाद भी बढ़ती चली जा रही है। पर ऐसा नहीं कि कोई बहुत ज्यादा उसमें इजाफा हो गया हो, या जैसे कि टैक्स कलेक्शन थोड़ा बढ़ा डायरेक्ट टैक्स का, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा बढ़ गया। ये हम ये भी नहीं कह सकते कि वो नोटबंदी की वजह से हुआ है। वो हो सकता है कि 7th पे कमीशन की वजह से ज्यादा लोग अब उसमें आ गए हैं, और जो संगठित क्षेत्र है उसको फायदा हुआ, लेकिन असंगठित क्षेत्र धराशायी हो गया। सर, एक साल की अर्थव्यवस्था की बात करें, खासकर जीडीपी की, कुछ फर्क लगा आपको? तो देखिए, जीडीपी का जो सरकार के आंकड़े हैं वो सही नहीं है। सरकार कहती है 7-7.5% की रफ्तार से जीडीपी बढ़ रहा है, लेकिन मेरा मानना है वो 1% से ज्यादा नहीं है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के आंकड़े इसमें आते नहीं है। और असंगठित क्षेत्र ही असली में जो है जो धराशायी हुआ, जहां पे असली में परेशानी आई, और जो असंगठित क्षेत्र जो मतलब बहुत सारे यूनिट्स बंद हो गए, वहां से लोग गांव में वापस चले गए, तो उसकी वजह से मनरेगा की डिमांड बढ़ गई, और उसी की वजह से क्या है कि क्रेडिट ऑफ टेक जो इंडस्ट्रियल सेक्टर वगैरह में कम हो गया। तो नहीं, मेरा मानना है कि रेट ऑफ ग्रोथ जो भी सरकार दिखा रही है 7 से 8%, वो सही नहीं है, वो 1% ही है। तो इससे अर्थव्यवस्था को बहुत धक्का लगा है। असंगठित क्षेत्र की बात कर रहे हैं, तो क्या असंगठित क्षेत्र आपको लगता है कि पिछले 2 साल में उभर पाया है? क्योंकि सबसे ज्यादा मार असंगठित क्षेत्र में पड़ी थी। तो असंगठित क्षेत्र में पहले तो मार नोटबंदी की पड़ी, उससे उभर भी नहीं पाया था, तब तक जीएसटी आ गया और उसने भी मार दिया। तो ये दोनों इफेक्ट मिलके असंगठित क्षेत्र अभी बहुत बुरी हालत में है। तो जो हमारा जब किसान है जो असंगठित क्षेत्र में होता है, जो हमारा ट्रेडर है ना, जो छोटा बिजनेस है, वो सब इस समय बहुत परेशानी के दौर से हैं। और अभी आपको एक चीज बताऊं, जैसे कि उदाहरण के तौर पे ले लीजिए, ये जो होता है ना, ये प्रेशर कुकर इंडस्ट्री, उसमें 5 ऑर्गेनाइज सेक्टर की यूनिट्स हैं और बाकी बहुत सारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर की यूनिट है। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर का यूनिट्स तो बढ़ रहे हैं, और उनको पता है कि वो इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि असंगठित क्षेत्र पिट रहा है, क्योंकि वहां पे जो सेल कम हो गया। तो असंगठित क्षेत्र में दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ तो ई कॉमर्स की मार पड़ रही है, उससे उनका जो बिजनेस कम हो रहा है, और दूसरी तरफ ये जो नोटबंदी और जीएसटी हुआ, उससे उनका बिजनेस। ये भी कहा कि काला धन जो था वो वापस आ गया है। हालांकि आरबीआई ने बाद में इसके आंकड़ों को कुछ गलत बताया था। आपको क्या लगता है, काले धन पे कुछ असर पड़ा है? क्योंकि 2 साल हो चुके हैं, अभी कहीं ना कहीं उसी तरह से लोग फिर से कैश इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ब्लैक मनी का इस्तेमाल हो रहा है। एक गलत धारणा है कि कैश का मतलब ब्लैक, इसीलिए सरकार ने नोटबंदी की। कैश का मतलब ब्लैक नहीं होता, कैश तो व्हाइट इकोनॉमी में भी चलता है, ब्लैक इकोनॉमी में भी चलता है। तो ये कहना कि मतलब सिर्फ कैश जहां पे है वो सारा ब्लैक है, ये गलत धारणा थी। दूसरी बात यह है कि कैश जो है वो पूरा को पूरा वापस आ गया है ना। सरकार ने सोचा कि शायद 3-4 लाख करोड़ नहीं आए, पर वो भी आ गया। लेकिन जो ये कैश होता है ना, ये टोटल जो ब्लैक संपत्ति है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा होता है, 1%।
अगर समझिए 3-4 लाख करोड़ नहीं भी आता तो भी वो सिर्फ टोटल ब्लैक जो वेल्थ है उसका 1% होता। और जो आमदनी कमाते हैं ब्लैक की, जैसे एक डॉक्टर है वो समझिए 30 पेशेंट देखता है और सिर्फ 20 पेशेंट के डिक्लेयर करता है तो 10 पेशेंट जो पे करते हैं वो ब्लैक हो जाता है। बिजनेसमैन है वो अंडर इन्वॉइसिंग ओवर इन्वॉइसिंग करता है। उसी तरह जैसे बिजनेसमैन है वो फ्लाइट ऑफ कैपिटल से देश से बाहर निकालते हैं, वो सब वैसे का वैसे ही चल रहा है। तो इसलिए ब्लैक इकोनॉमी पे कोई खास असर पड़ा नहीं है इसका। सर एक सवाल कि पहले नोटबंदी हुई, फिर जीएसटी आई, जीएसटी के बाद भी हमने देखा कि कई ऐसे उद्योग धंधे हैं, अर्थव्यवस्था है जो पटरी से उतरी। क्या आपको लगता है कि अभी तक पटरी से उभरने में टाइम लगेगा या पटरी पे अभी आने में और समय है? देखिए, पटरी से अब उभरने का कोई ज्यादा सवाल इसलिए नहीं आता क्योंकि वो जो छोटे उद्योग होते हैं ना, उनके पास वर्किंग कैपिटल बहुत कम होता है और एक बार उनका वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया तो फिर उनको रिवाइव करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे किसान है, अगर उसका वर्किंग कैपिटल खत्म हो गया तो वो फिर सेठ साहूकार के पास जाएगा, वहां से बड़े हैवी इंटरेस्ट में जो उसको मिलेगा पैसा, तो रिवाइव करना बहुत कठिन होता है। तो इसी तरह जो छोटे बिजनेस होते हैं, जो छोटे धंधे हैं, उनके ऊपर गलत असर पड़ा है और जीएसटी का तो बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है और इसलिए अभी रिवाइव होने का कोई चांस नहीं नजर आता। तो सरकार कह रही है कि नोटबंदी के फैसले से रोजगार बढ़ा है, लेकिन जमीनी हकीकत पे ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि रोजगार बढ़ा है। आपको क्या लगता है, क्या रोजगार बढ़ा है क्या? नहीं, रोजगार क्या है कि वो जो आंकड़े आते हैं वो संगठित क्षेत्र के आंकड़े आते हैं और संगठित क्षेत्र में भी रोजगार ऐसा कोई बढ़ नहीं रहा है क्योंकि संगठित क्षेत्र भी परेशानी में है जीएसटी के दौरान। और असंगठित क्षेत्र जहां पे 93% एम्प्लॉयमेंट होता है वो तो परेशानी में है। वहां से लोग पलायन करके गांव में वापस चले गए, वहां पे इसलिए मनरेगा की डिमांड बढ़ गई है। तो कोई ऐसा रिवाइवल नहीं दिख रहा है असंगठित क्षेत्र में और इसीलिए अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति वैसी की वैसी बनी है, बल्कि और खराब होती जा रही है। और इसीलिए यूथ प्रोटेस्ट बढ़ रहा है। जो यूथ प्रोटेस्ट है वो इसीलिए क्योंकि उनको रोजगार नहीं मिल रहा है और खासकर जो उनके मुताबिक, जो उनकी ट्रेनिंग के मुताबिक, यानी अगर एक कोई एमबीए को हम कहें कि भाई आप पकौड़े तलो तो भी वो सही बात नहीं है। या जैसे कि जब पियन का नौकरी निकली तो उसके लिए बीटेक एमटेक अप्लाई कर रहे हैं। रेलवे की नौकरी निकली जो लोअर लेवल की, वहां पे बीटेक एमटेक वगैरह अप्लाई कर रहे हैं। तो जो ट्रेनिंग है उसके मुताबिक उनको जॉब नहीं मिल रहा है और वो भी मतलब कि जैसे 90,000 जॉब के लिए 2.3 करोड़ लोगों ने अप्लाई किया। तो यानी कि स्थिति बहुत ही भयानक है। तो जानकारों के मुताबिक सरकार का जो नोटबंदी का फैसला था उससे लेकर सरकार जो दावे कर रही है, सरकार को जो उम्मीद थी कि नोटबंदी के फैसले से काले धन पे लगाम लगेगी, साथ साथ उद्योग धंधे जो हैं वो रोजगार देंगे, वो तमाम तरह के जो सरकार की उम्मीदें थी वो नोटबंदी के फैसले से पूरी नहीं हो पाई है। कैमरामैन विद्याधर बारिक के साथ विनय सिंह, टोटल न्यूज।